नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 4 जनवरी 2022 से शिफ्ट के पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दिसंबर 2021 सीटेट की परीक्षा में कुल 22 शिफ्टों में अपर प्राइमरी में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 13वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया। अधोगामी सिद्धांत को अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि मान लीजिए ये कोई बालक है तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो थियरी था वो ये मानता था कि बच्चे का जो विकास होगा वो उसके केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ। यानी मान लीजिए ये बच्चे का हार्ट है तो केंद्र में पहले विकास होगा, उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित कर लेता है। बाह यहाँ पर है और दृष्टि यहाँ पर है, यानी ये ऊपर से नीचे का सिद्धांत है। जबकि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, केंद्र से बाहर की ओर, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पहले देखिए, पहले उसका आंख आ जाएगा ना, क्योंकि पहले बोला गया पहले दृष्टि का विकसित हो जाता है और तब बाह यानी कि हाथ का विकसित हो जाता है। दृष्टि, आंख उसकी ऊपर है और बाह नीचे है, तो जाहिर से ये ऊपर से नीचे के विकास के सिद्धांत को दिखा रहा है। और प्रश्न में हमसे केंद्र से बाहर की ओर पूछा गया था, इस वजह से गलत हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करने से पहले करते हैं और फिर भाषा विकसित करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये शारीरिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर संज्ञान या फिर भाषा की संबंधित ये सिद्धांत नहीं है, इस वजह से ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिशु अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर को हिलाना सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। धड़ का मतलब ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट क्या है, केंद्र है। और केंद्र को पहले बच्चा कंट्रोल पा ले रहा है। देखिए, अपने धड़ को पहले वो हिलाना सीख जा रहा है, उसके बाद अपने हाथ, देखिए यहां से केंद्र से बाहर ही जाएगा तो बच्चे का हाथ आएगा, और पैर ये भी केंद्र से बाहर ही जाएगा तो पैर आएगा। यानी कि ये केंद्र से बाहर की तरफ विकास को दिखाता है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल थियरी को ये दिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर आय परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना से बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। उच्च परिवार वाले आय से संबंधित मतलब कि जो बहुत अमीर हैं और जो बहुत गरीब हैं, उनके परिवार के बच्चों का जो बचपन होता है वो अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। जो अमीर है वो जो कुछ भी चाहे कर सकता है, जो गरीब है उसको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो ये यही तो अंतर हुआ, बहुत अलग होता है। ये तो बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही होगा। रीजन इसका देखिए क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों का बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं, वो अपनी आजीविका जुटाने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चों को शुरुआत में ही लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का अभी एज था खेलने के लिए, स्कूल जाने के लिए, वह आजीविका जुटाने वाला जो आयु एक्चुअली में होता है ग्रेजुएशन के बाद, उससे पहले ही वो अपनी कमाई के लिए मजबूर है। और इसीलिए बोला गया है कि देखिए, अलग अलग संस्कृतियों से बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। यानी एक बच्चा जो अमीर परिवार से जुड़ा हुआ है वो बचपन को सही तरीके से जी रहा है, लेकिन दूसरा परिवार जो कि बहुत गरीब था, उनसे संबंधित बच्चा जो है वो बचपन अवस्था में ही आजीविका के साधन जुटाने की काम कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि बचपन का जो काल होता है वो अलग अलग अनुभव किया जाता है। ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 ही सही तरीके से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित रहती हैं, वे किस अवधि के लक्षण है। ठोस अनुभव यानी कि मूर्त अवस्था की बात की जा रही है। तो बच्चे का मूर्त चिंतन कब शुरू हो जाता है, किस अवस्था में आता है, वो एज ग्रुप क्या हो सकता है, इसके बारे में एक बार अनुमान लगाते हैं। देखिए, ठोस अनुभव यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे ने बच्चों का जो विकास होता है, बच्चों का जो बाल विकास होता है वो किस प्रकार से किन चरणों में होता है, उन्होंने 4 चरणों बताए थे। पहला संवेदीकामक अवस्था जो कि 0 से 2 साल होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल होता है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 साल, और अंतिम 11 प्लस यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रश्न मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी एज ग्रुप 7 से 11 के बीच में होना चाहिए। अब चलिए, जो हमें विकल्प दिया गया है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। शैशवावस्था काल का काल 0 से 2 साल होता है। प्रारंभिक बचपन, देखिए
यहाँ पर अगर मैं बाल्यावस्था को बात करूँ तो बाल्यावस्था को ही तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक बचपन या फिर इसी को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी आयु जो होती है वो 2 से 6 साल होती है। उसके बाद से मध्य बचपन या फिर मध्य बाल्यावस्था आता है, जिसकी आयु जो है वो 6 से 9 साल होती है। और इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आता है, जिसकी आयु 9 से 12 साल होती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर किशोरावस्था, यहाँ पर किशोरावस्था की आयु क्या हो जाती है, 12 प्लस हो जाती है। देखिए हमें कौन सा एज ग्रुप चुनना था, 7 से 11 साल, क्योंकि यही आपका मूर्त चिंतन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ठोस अनुभव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 7 से 11 साल वाला जो एज ग्रुप है वो इस कैटेगरी में लाई करेगा। इस कैटेगरी को मत देखिए। क्यों मत देखिए? क्योंकि ये ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है ये 7 से 11 वाला हमारा इसी कैटेगरी में लाई करेगा, क्योंकि ये वाला जो था ये उत्तर बाल्यावस्था या फिर उत्तर बचपन अवस्था था। तो ये तो विकल्प में दिया ही नहीं गया है ना, तो ये तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। तो यही वाला 6 से 9 साल वाला हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या बनेगा, मध्य बचपन। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन कौन से हैं। द्वितीय कारक कौन कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया किताबें और पत्रिकाएं, ये भी द्वितीय कारक है। निकट परिवार यानी परिवार के सदस्यों की बात की जा रही है, तो ये प्राथमिक कारक है, होता है। ठीक है, हमसे प्रश्न द्वितीय कारक के बारे में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मीडिया द्वितीय कारक है, स्कूल भी द्वितीय कारक है, यानी हमारा उत्तर क्या बना, 1, 3 और 4। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 1, 3, 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, यानी परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन करिए। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि संवेदी चालक अवस्था, जिसकी एज ग्रुप 0 से 2 साल होती है, मानसिक प्रहसन से जूझना, यानी कि मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इस एज में बच्चा कोई भी चिंतन नहीं कर सकता है। ठीक है, निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का विकास बताया जा रहा है, जिसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 साल होता है। तो वस्तु स्थायित्व जो है वो संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु बच्चे की आंख से ओझल हो गया, तो उसे भले वो वस्तु को नहीं देख पा रहा है, फिर भी उसे पता है कि वस्तु मेरे आंख के सामने नहीं है, लेकिन वस्तु का स्थितित्व, वस्तु का स्थायित्व बना हुआ है। इसी को हम लोग वस्तु स्थायित्व का विकास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई बेड पर खेल रहा है और बेड पर खेलते खेलते उसका खिलौना नीचे गिर गया, तो उसे ये लगता है खिलौना भले मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन खिलौने का अस्तित्व है वो नीचे ही कहीं गिरा हुआ है, और इसीलिए वो जोर जोर से रोने लगता है कि कोई आकर के उठा करके मुझे मेरा खिलौना दे दे। तो ये वस्तु स्थायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है, यानी 0 से 2 साल में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिवर्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो ये पहले ही आ जाता है अमूर्त चिंतन से पहले। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, यही बात कहा गया। देखिए यहां पर मूर्त चीजें तो देख करके बच्चे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, लेकिन अमूर्त चीजें नहीं कर पाते हैं। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, सही सुमेलित है, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे का अपने आप से बातें करना क्या है। देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि गंभीर व्यवहार संबंधित समस्याओं का पहचान करता है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये समस्या नहीं है, बच्चे अपने से खुद से बातें कर रहे हैं। तो इसे जो जीन पियाजे थे उन्होंने अहम केंद्रवाद इसे कहा था, अहम केंद्रिता कहा था, और जो लेव वाइगोस्की थे वो इसी को यानी खुद से बातें करने को उन्होंने निजी वार्ता कहा था, और उन्होंने कहा था कि बच्चे अपने कार्यों की योजना बना रहे होते हैं, अपने कार्यों को विनियमित कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। तीसरा दिया गया है, अब उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालती है, तो ये बाधा नहीं डालती है बल्कि उनके कार्यों को योजना बनाने में उनका मदद करती है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। पहला देखिए, उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, यहां पर ये विकल्प भी पॉजिटिव है, मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा दिया गया, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करती है। देखिए ये बात तो सही है कि वो अपने से बात कर रहे हैं तो इसे अहम केंद्रवाद कहेंगे, और अगर लेव वाइगोस्की की बात करें तो वो इसे निजी वार्ता कहते हैं।
पहला विकल्प जीन पियाजे के अनुसार है और दूसरा विकल्प लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है, लेकिन आप किसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे? आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट विकल्प नंबर 2 को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर केवल ये नहीं बताना है कि ये अहम केंद्रवाद है या फिर निजी वार्ता है। एक्चुअली में ये करता क्या है, ये उस सेंस में हमसे पूछा गया है। तो ये क्या करता है, ये लोगों की यानी बच्चों की सोच को विनियमित करता है, यानी बच्चे जो अपने कार्य की योजना बना रहे होते हैं उसी को हूबहू बोल रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफाइन कर पा रहा है इस बच्चे के अपने आप से बात करने को, और ये जो है वो एक तरीके से सिर्फ उसका नाम दिया गया कि अहम केंद्रिता। ठीक है, इस वजह से ये अब थोड़ा संकुचित है इसके कंपैरिजन में, इस वजह से विकल्प नंबर 2 सही होगा और ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? सांस्कृतिक उपकरण क्या क्या हो सकते हैं? बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो कुछ भी उपकरण होगा अवेलेबल, वो उनका सांस्कृतिक उपकरण कहा जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। मानचित्र बिल्कुल सही है, उनके परिवेश में पाया जाता है। भाषा बिल्कुल सही है, उनके कामकाज में सहायता करता है और परिवर्तन भी करता है, तो ये दोनों तो सही है। कैलकुलेटर भी उनके परिवेश में होता है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा की अगर बात करें तो प्रश्न हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया और स्कीमा जो वर्ड है वो जीन पियाजे का है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे अपने परिवेश से अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर ही चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव होगी, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, सहकारी शिक्षा का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, सहकारी शिक्षा यानी कि एक तरीके से सहयोग करते हुए, दूसरे का सहयोग करते हुए और सहभागिता के साथ शिक्षा देने की बात की जा रही है, जो कि लेव वाइगोत्स्की का प्रमुख टर्म था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अंतःक्रिया की बात की थी, और अंतःक्रिया इंटरेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? सामाजिक तौर पर, चाहे अपने माता पिता के साथ या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, तो ये सभी समाज के पार्ट होते हैं, इसलिए सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इनाम और दंड का उपयोग। देखिए दंड तो वैसे भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर भी अगर आपको इनाम पॉजिटिव लग रहा है तो मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं कि लेव वाइगोत्स्की जो थे वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे। संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे के अंदर खुद उत्सुकता होती है और वो चीजों को खुद करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, इसके लिए उसे कोई भी बाहरी इनाम या फिर प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इनाम यहां पर निगेटिव हो जाएगा और दंड तो निगेटिव है ही, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो जाएगा। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता? बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है? ऐसा कोई भी कक्षा जिसमें बालक केंद्र में है और बालक को खुद करके सीखने का मौका दिया जा रहा है, उसे हम लोग बाल केंद्रित कक्षा कहते हैं। यानी कि ऐसा विकल्प जिसमें बच्चा सक्रिय नहीं होगा वहीं बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, और हमसे नहीं वाला ही पूछा गया, निगेटिव वाला, तो वो वाला विकल्प सही होगा जिसमें बच्चा सक्रिय नहीं होगा अपने ज्ञान के निर्माण करने के लिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से गतिविधि कराई जा रही है उसके अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार फ्लेक्सिबल बैठने की व्यवस्था है। अब बच्चे गतिविधि करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सक्रिय होंगे, तो ये बच्चे सक्रिय हैं, इसमें खुद करके सीखने की बात की जा रही है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर बच्चा मान लीजिए कोई गतिविधि कर रहा है तो फाइनल रिजल्ट मान लीजिए उसमें वो असफल रह गया, तो अब बच्चे को पास या फिर फेल के तौर पर ना देख करके उसके गुणात्मक रूप में देखा जाए। गुणात्मक रूप में यानी बच्चा कितने स्टेप तक सही प्रोसेस तक पहुंच गया था, यानी स्टेप दर स्टेप सतत मूल्यांकन यही कहा जाता है कि बच्चा जो कुछ भी कर रहा है गतिविधि के दौरान ही उसका मूल्यांकन करिए, ना कि उसके आउटपुट का मूल्यांकन करिए। क्योंकि बच्चा निश्चित तौर पर देखिए, बच्चा अगर रिजल्ट तक पहुंचा, जैसे कुछ भी गतिविधि में कोई फाइनल रिजल्ट जिसको अचीव करना है, अगर बच्चा अचीव नहीं कर पाया, फिर भी आप ये देखिए कि बच्चे के व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा उस गतिविधि को करने के दौरान, और व्यवहार में परिवर्तन बच्चे के प्रयास के द्वारा जो होता है उसे ही तो अधिगम बोलते हैं। यानी कि यहां पर यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था।
चौथा देखिए, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। बिल्कुल, बच्चे जब एक्टिव हैं तभी उसमें शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं उसमें लगे हुए हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ज्ञान को एक तरीके से अपने माइंड में भर रहे हैं, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं कॉपी में ब्लैक बोर्ड से देख करके। ठीक है, तो ये बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करता नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के तौर पर है। और चूंकि ज्ञान का प्राप्तकर्ता निगेटिव होता है और हमसे प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज ने जो कानून हमारे लिए बना दिया है वही सत्य है। जैसे कि पहले के समय में बाल विवाह एक सामाजिक व्यवस्था था, यानी समाज ने ये कानून बनाया था कि बच्चों की आयु 12 वर्ष होते ही उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ये सामाजिक व्यवस्था था और बिना उसका विरोध किए सभी लोग उसका पालन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना था कि समाज ने जो कानून बना दिया है वो सभी को मानना होगा। इसी प्रकार का देखिए किस विकल्प में दिया गया है, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। यानी कि जो समाज के द्वारा कानून बना दिए गए हैं वो समाज के प्रत्येक सदस्य के द्वारा बिना उसका विरोध किए उसको पालन करना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये किस एक तरीके से स्तर में आता है, ये ऑप्शन नंबर 4 में आता है और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के कई प्रकार बताए थे, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसी के अनुसार उत्तर ढूंढने के पहला दिया गया है बुद्धि एक इकाई है, तो ये गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, बुद्धि एक सामान्य कारक है और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था, यानी उन्होंने बताया था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, उसी की बात की गई। विकल्प नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जेंडर तटस्थ। तटस्थ मतलब कि जेंडर न्यूट्रल के सेंस में कहा जा रहा है। जेंडर क्या होता है? समाज के द्वारा जो लिंग के आधार पर पहले से काम बांट दिए गए हैं कि लड़कियां हैं तो वो घर का काम करेंगी, लड़के हैं तो आजीविका जुटाने का काम करेंगे, उस सेंस में, यानी कि बिना लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उसे जेंडर तटस्थ कहते हैं, यानी जेंडर न्यूट्रल। यानी कि आप पर्टिकुलर किसी लिंग के प्रति किसी काम को पहले से अपने मन में रूढ़िवादी विचार नहीं बना रहे हैं, उसको जेंडर तटस्थ कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। भाषा का प्रयोग एवं जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारण होने पर चर्चा करने से क्या होगा। देखिए, जब भी हम जेंडर न्यूट्रल की तरफ व्यवहार करते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियों की जिम्मेदारी उसके लिंग के आधार पर तय नहीं करते हैं, तो इससे जो जेंडर रूढ़िवादी विचार है जो समाज में पहले से व्याप्त है उसको चुनौती मिलती है और कहीं ना कहीं उसमें लचीलापन लाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, ये बात निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? क्योंकि जब हम जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव कर ही नहीं रहे हैं तो इसको बढ़ावा कहां मिलेगा, इसलिए ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा, तो ये भी निगेटिव है। जेंडर अनुपालन को प्रोत्साहन होगा, तो ये भी निगेटिव है। चौथा विकल्प देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा किसका पालन किया जाना चाहिए। देखिए, विविध पृष्ठभूमि की बात की गई है, यानी अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हो सकते हैं। साथ ही आज हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक ही कक्षा में अधिगम विकार से जूझ रहे बालक होंगे, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक भी होंगे। तो इन सबको पढ़ाने के लिए किस प्रकार के शिक्षक द्वारा किस प्रकार का एक तरीके से नियम का पालन करना चाहिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड करिकुलम की बात की जा रही है, तो ये हमेशा निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव होता है? देखिए, समावेशी कक्षा होने की वजह से एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित बालक भी है, श्रवणबाधित बालक भी है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो जो श्रवणबाधित है वो देख करके तो समझ जाएगा, लेकिन जो दृष्टिबाधित है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए चीज को नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप मौखिक तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो जो श्रवणबाधित है, जो सुन नहीं सकता, वो आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो दृष्टिबाधित है वो सुन सकता है तो वो आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा। यानी कि
एक तरीके से अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे मानकीकृत तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से, तो सभी बच्चे इसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, और जब रिसीव नहीं करेंगे तो अर्थपूर्ण अधिगम होगा नहीं। इस वजह से इसे निगेटिव माना जाता है। दूसरा देखिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि किताबी कीड़ा बनाने की बात की जा रही है। ये बुक ओरिएंटेड पेडागोजी की बात की जा रही है, जिसमें बालक को केवल किताब से ही ज्ञान लेना है, उस सेंस में है। जबकि एनसीएफ 2005 बच्चे के विद्यालयी शिक्षा को उसके बाहरी परिवेश से जोड़ने की बात करता है, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, और योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट को निगेटिव मानता है। समेटिव असेसमेंट होता क्या है, एक सत्र समाप्त होने के बाद से आपका जब पूरा करिकुलम समाप्त हो जाता है, पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है, तो सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा हो रही होती है, वार्षिक परीक्षा हो रही होती है, उसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस मूल्यांकन को निगेटिव मानते हुए सतत मूल्यांकन की बात करता है, यानी बच्चा कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, उस गतिविधि के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, तो योगात्मक मूल्यांकन भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विभेदित निर्देशात्मक शैलियां। विभेदित यानी कि अलग अलग तरीके से निर्देश देने की बात की जा रही है। वहीं मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब मानकीकृत वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, यानी कि अगर मान लीजिए कक्षा में दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, तो दृष्टिबाधित के लिए यह जरूरी है कि उसको बोल करके मौखिक तौर पर बताया जाए, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। और जो श्रवण बाधित है वो उसको कुछ विजुअल क्लिप्स के माध्यम से या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाया जा सकता है। और मान लीजिए कोई ऐसा बालक है जो कि मूक बधिर है, जो ना तो सुन सकता है ना तो बोल सकता है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। यानी सबके लिए निर्देश देने का माध्यम अलग अलग होगा, उसी की बात कर रहा है विकल्प नंबर 3, और यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब आप बीएड बीटीसी करते हैं तो बच्चों के विकास के अंतर्गत आपका संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ये सभी आपको पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि जब आप एज ए टीचर इन सभी क्षेत्रों में बच्चे का मूल्यांकन कर रहे होंगे, यानी मूल्यांकन जो होगा वो सभी क्षेत्रों में होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इसलिए ये पॉजिटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि यानी कि पेडागोजिकल मेथड्स की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस विधि का प्रयोग टीचर के द्वारा किया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये जब टीचर हम खुद उस पर चिंतन करेंगे कि कौन सा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार एप्रोप्रिएट विधि होगा, उसी के बाद से ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं टीचर को मौका देगा बच्चों का मूल्यांकन करने के बाद से कि अगर इस विधि से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो दूसरी विधि का हम लोग प्रयोग करें। ये एज ए टीचर हमें खुद एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चे को एक चैप्टर या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से उस चैप्टर या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कहां पर दिक्कत आ रही है, इस परेशानी को जानने के लिए बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग कह रहे होते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद से बच्चे को समस्या को पहचानने के बाद से उस समस्या को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। यानी कि बच्चे का मूल्यांकन करने के बाद से उसका जो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हुआ था उसको सुसाध्य किया जाता है, यानी उसको सही से फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। इसी को बोलते हैं सीखने का सुसाध्य करना, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर कहा जा रहा है विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों शामिल करना चाहिए? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित भी है, श्रवण बाधित भी है। तो एक ही विधि से आप सभी बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे कि जो दृष्टिबाधित है उसका पेपर पेंसिल के माध्यम से आप टेस्ट नहीं ले सकते, जो श्रवण बाधित है उसका मौखिक परीक्षा के माध्यम से आप टेस्ट नहीं ले सकते। यानी सबकी जरूरतों के हिसाब से हमें मूल्यांकन करना होगा बच्चे का। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। ये विकल्प गलत है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा निगेटिव होने की वजह से। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि जो बच्चे का मूल्यांकन करना है वो सतत और व्यापक होना चाहिए। सतत कहने का मतलब कि कक्षा में जो कुछ भी बच्चा गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि ये बच्चे की गतिविधि का ही पार्ट होना चाहिए मूल्यांकन। और यहां पर क्या कह रहा है? अधिगम से अलग गतिविधि,
अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में मूल्यांकन करने की बात कर रहा था, उससे अलग करने की बात कर रहा था, इस वजह से नेगेटिव। और चूंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में समावेशन से क्या तात्पर्य है? समावेशन यानी कि सभी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी को एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है, चाहे बहुत प्रतिभाशाली बालक हो या फिर बहुत कमजोर बालक हो, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक हो या फिर अधिगम विकार से जूझ रहा बालक हो, किसी की भी योग्यता के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करना है, सबको एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात करता है समावेशी कक्षा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाना। यहां पर योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर भेदभाव करने की बात की जा रही है, नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, जिसमें बालक को केंद्र में रखना है, बालक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल को अपने आप को ढालना होगा, स्कूल मैनेजमेंट को अपने आप को ढालना होगा, ना कि यहां पर छात्र को नहीं ढालना है, छात्र को अनुकूलन नहीं करना है, अनुकूलन करना है यहां पर विद्यालय मतलब छात्र की जो जरूरतें हैं उसके अनुसार विद्यालय को उसकी जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, तो यह भी विकल्प नेगेटिव हो गया, क्योंकि छात्र को समायोजन करने की बात कर रहा था। अब मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, तो वो कैसे प्रैक्टिकली वो समायोजन कर सकता है उस कक्षा में जहां पर सब कुछ लिख करके बताया जा रहा है? वहां पर स्कूल मैनेजमेंट को उस छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखने हुए अपने पेडागोजिकल चीजों में बदलाव करना होगा। ठीक है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, क्योंकि छात्र को समायोजन करने की बात कर रहा था। चौथा विकल्प देखिए, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, तो यह भी विकल्प नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे की कमी के आधार पर इसको अलग करने की बात कर रहा है, इस वजह से नेगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है, चाहे वह किसी भी एस्पेक्ट में हो, क्यों ना शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा हो, क्यों ना वो अधिगम विकार से जूझ रहा हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत कमजोर हो, व्यक्तिगत विभिन्नता होने के बावजूद भी सभी छात्रों को एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ाना ही समावेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? देखिए, यहां पर लिखित सामग्री को पढ़ने में और पढ़ करके उसका अर्थ समझने में चुनौती बच्चा महसूस कर रहा है, तो पढ़ने में अक्षमता हो गई, और पढ़ने में अक्षमता को हम लोग पठन वैफल्य कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में डिसलेक्सिया कह रहे होते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा तारे जमीन पर, उसमें जो कैरेक्टर था, जो बच्चे का कैरेक्टर था, वो बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या है? ये पढ़ने में ही तो अक्षमता है, इसे हम लोग पठन वैफल्य या फिर इसी को डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न करना यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है व्यापक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की पैरवी करता है, यानी ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात की जा रही है, यानी बच्चों को ध्यान में रख करके जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ढालने की बात की जा रही है, यानी टीचर किस प्रकार से पढ़ाएंगे वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, उस सेंस में कहा जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, लचीला पाठ्यक्रम यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात की जा रही है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? जैसे कि एक ही कक्षा में समावेशी कक्षा होने की वजह से प्रत्येक बच्चे दूसरे से अलग हैं, कोई शारीरिक अक्षमता लिए हुए है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तभी तो सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है और सबकी जरूरतों को ध्यान में रखा जा सकता है, तो लचीला पाठ्यक्रम भी यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गैर प्रासंगिक सामग्री। गैर प्रासंगिक यानी कि नॉन रिफरेंसेबल कहा जा रहा है, यानी बच्चे जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हाशिए पर है या फिर वंचित हैं सुविधा से, तो उनके जब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हम लोग कक्षा में शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ हमारी भी बात की जा रही है, हमारी भी सहभागिता है इस कक्षा में। लेकिन जब उनके कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो उनके एक तरीके से बच्चा उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, और जब तक बच्चा जुड़ाव और कंफर्टेबल फील नहीं करेगा कक्षा में तब तक वो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर सकता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी ये कहता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि बच्चे का जो परिवेश है वो बच्चा उस परिवेश में देखते देखते जो चीज भी वो देख रहा है वो उसे अनुभव मिल रहा है, और अनुभव क्या हो गया? उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और पूर्व ज्ञान को ही आधार बनाते हुए उसको आगे की शिक्षा देने की बात की जाती है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो यहां पर बच्चे के
जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका रिफरेंस लेना बहुत जरूरी है, परिवेश का रिफरेंस लेना बहुत जरूरी है। और विकल्प नंबर 2 परिवेश का रिफरेंस ना लेने की बात कर रहा था, गैर प्रासंगिक यानी कि नॉन रिफरेंसेबल कह रहा था, इस वजह से ये नेगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। यहां पर देखिए शैक्षणिक रणनीति अलग अलग प्रयोग की जा रही है, यानी अलग अलग विधियों से बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है। पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग रखने की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियों से शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं सभी प्रकार के बच्चों को इसमें हेल्प मिलेगी। चाहे वो सुन नहीं सकता है तो उसके लिए अलग विधि हो, जो देख नहीं सकता है उसके लिए अलग विधि से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, जो बहुत प्रतिभाशाली है उसके लिए अलग विधि से शेयर किया जाए, जो बहुत कमजोर है, जो कि कम चीज़ों को कम समझ पा रहा है उसके लिए अलग विधि का प्रयोग किया जाए। तो ये सबके समावेशन में मदद मिलेगा। ठीक है, तो चाहे किसी भी प्रकार का बालक हो, सब यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए सृजनात्मक छात्र यानी प्रतिभाशाली बालक की बात की जा रही है, यहां पर भी देखिए प्रतिभाशाली और ये क्रिएटिविटी था। ठीक है, दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकता और वाकबाधित जो बोल नहीं सकता। तो अलग अलग विधियों का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो सबके समावेशन में मदद मिलेगी। चारों विकल्प इसके बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में चारों विकल्प दिया गया है, 1 2 3 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है। यानी कि देखिए लेफ्ट साइड में हमें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता दी गई है और राइट साइड में इसका समावेशन का प्रकार दिया गया, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेखन वैफल्य यानी कि डिस्ग्राफिया की बात की जा रही है, यानी लिखने में अक्षमता। अब इसी को ध्यान में रख करके देखिए आगे क्या दिया गया है, बिना रेखा वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना। यहां पर देखिए बिल्कुल आप अनिवार्य कर दिए, ये मैंडेटरी कर दिए कि सभी बच्चे जो हैं वो बिना रेखा वाली पुस्तिका पर लिखेंगे, कार्य पुस्तिका पर, यानी जो कि बिल्कुल ब्लैंक कॉपी होता है उसकी बात की जा रही है, जिसमें कोई भी रेखा नहीं होता है। तो देखिए पहले ही बच्चे को लिखने में अक्षमता है और आप उसके लिए और कठिन परिस्थितियां बना रहे हैं। बिना लाइन वाली कॉपी देकर के बच्चा और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले से लिखने में कठिनाई महसूस कर रहा था और आप उसके लिए रिजिड सर्कमस्टेंसेज पैदा कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव माना जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं था। दूसरा देखिए पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, यानी पढ़ने में अक्षमता। इसके बारे में क्या कहा गया, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर की बात की जा रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने ए लिखा, फिर अगला स्मॉल लेटर में लिख दिया, फिर सी बड़ा लिख दिया, फिर डी छोटा लिख दिया, फिर ई बड़ा लिख दिया, फिर एफ छोटा लिख दिया। तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, एक तो पहले से बच्चा डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, यानी पढ़ने में अक्षमता है। आपने जो मूवी देखी थी तारे जमीन पर, उसमें यही समस्या था, बच्चा डी और डी में अंतर ही नहीं कर पा रहा था। तो एक तो वो वैसे ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा अल्फाबेट्स में, और ऊपर से आप उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं चीजों को मिक्स करके। तो ये भी विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए दृष्टि बाधित यानी जो देख नहीं सकता, जो दृष्टि बाधित है, उसके संबंध में कहा गया है संचार के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है। साइन लैंग्वेज आप दूरदर्शन में पहले एक न्यूज में देखते होंगे कि किस प्रकार से एक एंकर होते थे, वो हाथों के माध्यम से इशारे करते हुए जो मुख बधिर लोग होते थे उनके लिए समाचार कन्वे करने की कोशिश करते थे, यानी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें अपने हाथों के विभिन्न इशारों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न सिंबल्स का प्रयोग करते हुए वो कन्वे कर रहे होते थे मैसेज को। तो उसमें जाहिर सी बात है, जब आप दृष्टि होगी आपकी, जब आप देख सकेंगे तभी तो उनके मैसेज को रिसीव कर पाएंगे, उनके हाथों के इशारों को देख करके। अब जब बच्चा दृष्टि बाधित है तो कहां से साइन लैंग्वेज को समझ पाएगा, इसलिए ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए गतिमान दिव्यांगता। गतिमान दिव्यांगता यानी कि पैर से विकलांगता के सेंस में कहा जा रहा है, जिसमें मूवमेंट नहीं किया जा सकता, बच्चा मूवमेंट नहीं कर सकता है। इसके लिए देखिए क्या कहा गया है, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कक्षा मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, जिसमें 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें जो ऐसे बच्चे जो कि पैर से दिव्यांगता है उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही व्यवस्था की जाए, ताकि उसको ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, क्योंकि बच्चे को मूवमेंट से ही दिक्कत है, गतिमान दिव्यांगता है। तो ये कहीं ना कहीं सही सुमेलित है, और हमसे यही पूछा गया था कि सही सुमेलित कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। पहला दिया गया वेधन और अभ्यास। वेधन यानी ड्रिल की बात की जा रही है। ड्रिल हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया हो तो। दूसरा विकल्प दिया गया है बिना समझे कॉपी करना, यानी कि बच्चा इसमें निष्क्रिय है,
कोई भी करके सीख नहीं रहा है, अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ कॉपी कर रहा है, ब्लैक बोर्ड से देख करके उतार रहा है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, निष्क्रिय रूप से सुनना। बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ये संरचनावाद कहता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी संरचनावाद का ही समर्थन करता है। तो बच्चे सक्रिय होने चाहिए, निष्क्रिय निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, साथियों के साथ चर्चा करना। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ग्रुप में, समूहों में चर्चा करके ही सीखते हैं, और कोई भी एक ऐसा बंदा जो कि MKO हो, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि बच्चे के लेवल से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानता हो, चाहे वो उसका समकक्षी ही क्यों ना हो, उससे बड़ा क्यों ना हो, या फिर उससे छोटा क्यों ना हो, अगर वो थोड़ा बहुत भी बच्चे से ज़्यादा जानता है तो उससे चर्चा के दौरान बच्चा उससे कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यहीं इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसी स्थिति महत्वपूर्ण है जहां लंबे समय तक श्रोता होते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं, यानी कि जहां बच्चे बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जा रहे हैं, जिसमें बच्चा खुद सक्रिय नहीं है, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को टाल देना चाहिए। यही विकल्प नंबर 1 कह रहा है, और यही बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि लर्निंग के बारे में कौन सा एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, वो हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो जब बच्चे गतिविधि में भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है खुद करके सीखेंगे, और खुद करके सीखेंगे तब वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और विकल्प में क्या कह रहा है कि कम सीखते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्र सबसे कम सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। प्रासंगिक गतिविधि यानी कि बच्चों के परिवेश से जुड़ा हुआ। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जुड़ा हुआ अगर कोई गतिविधि कराया जा रहा है तो उसमें बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। और विकल्प क्या कह रहा है कि कम सीखते हैं बच्चे, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, यानी कि बच्चे का जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उससे अलग गतिविधि कराने की बात की जा रही है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ बच्चों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण मानता है और बच्चों के परिवेश से जोड़ करके आगे की गतिविधि कराने की बात करता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उसके परिवेश को इग्नोर करने की बात की जा रही थी, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को इग्नोर करने की बात की जा रही थी। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि गतिविधि में भाग लेगा तो बच्चा सक्रिय रहेगा और खुद करके सीखेगा, अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश, यानी कि जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, कुछ भी निर्देश दिया जा रहा है, तो शिक्षक को किस प्रकार का निर्देश देना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सीखने के हस्तांतरण में मदद ना हो, यानी कि ऐसा निर्देश देने की बात की जा रही है जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल ही ना हो, उसके जो भी वो लर्निंग है वो ट्रांसफर ना कर पाए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, क्योंकि एक परिस्थिति में अगर बच्चा कुछ सीख चुका है तो जाहिर सी बात है उसका अगली परिस्थिति में यूज करेगा ही करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बच्चे को एक प्रमेय पढ़ाया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसका उपयोग मैं अगले प्रश्न में अगर बच्चे से पूछूं कि मान लीजिए ये 60 अंश का है, मान लीजिए ये 40 अंश का है, तो ये कितने अंश का होगा, तो इसी प्रमेय का प्रयोग करके बच्चा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यानी कि सीखने का स्थानांतरण हो रहा है, एक प्रमेय बच्चे ने यहां पर सीख लिया, अब इसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करके इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। और विकल्प क्या कह रहा है कि इसमें मददगार ना हो। जब इसमें मददगार ना होगा मतलब कि जब टीचर इसमें हेल्प ही नहीं करेगा कि ये बच्चा अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाए, अपने लर्निंग को ट्रांसफर कर पाए, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगा। ये तो निगेटिव हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, अधिगम को मध्यस्थ ना करें। मध्यस्थ यानी कि मेडिएटर की जो बात होती है, जैसे कि शिक्षक जो होता है वो मेडिएटर होता है, किसके किसके बीच में, बच्चों के बीच में और लर्निंग के बीच में। यानी कि बच्चे करके तो सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, लेकिन वहाँ पर टीचर जो होता है वो मेडिएटर का काम करता है, वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है कि बच्चे सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मेडिएटर का काम ना करने की बात की जा रही है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाड़ की सुविधा ना दे। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे उनका महत्वपूर्ण टर्म था पाड़, यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग जो होता है वो बच्चे को हिंट दिया जाता है, शुरुआती मदद दी जाती है ताकि बच्चा अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाए। तो इस प्रकार का कहा जा रहा है कि बच्चे को कोई मदद ही ना दी जाए, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करे। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को कंफ्यूज ना करे और उनको डीमोटिवेट ना करे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण
को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो लेव वाइगोत्स्की को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना है, ठीक है। यानी वो वाला टर्म हमारा उत्तर होगा जो कि उनके द्वारा नहीं दिया गया हो। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। देखिए, उनका एक महत्वपूर्ण टर्म था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक शब्द लेव वाइगोत्स्की का, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था और ये उनसे जुड़ा हुआ टर्म है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सांस्कृतिक साधन क्या होता है कि बच्चे का जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो बच्चे का परिवेश माना जाएगा, और बच्चे के परिवेश में जो कुछ भी मिल रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, उससे जोड़ करके बात करने की बात की जा रही है। यानी एनसीएफ 2005 जो कहता है बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात की जाती है, यानी बच्चों के परिवेश को जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, एनसीएफ के अनुसार ये तो पॉजिटिव है, और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाड़ प्रदान करना, तो पाड़ भी यानी स्कैफोल्डिंग भी ये लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। खोजी अधिगम यानी अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान के निर्माण करने की बात की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, व्यवहार का अनुकूलन करना। व्यवहार का अनुकूलन करना मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की जा रही है, यानी कोई उद्दीपक दिखाया गया और उस उद्दीपक के अनुसार बच्चा अनुक्रिया करेगा यानी रिस्पॉन्स देगा, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि रचनावाद ये मानता है कि बच्चे खुद सक्रिय होते हैं, इतनी उत्सुकता उनमें होती है कि वो नई नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। इसके लिए कोई स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना लालच के, बिना पुनर्बलन के, बिना इनाम के चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होता है, और इसलिए व्यवहार का अनुकूलन यहाँ पर निगेटिव, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है? यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सा अच्छा रणनीति है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। देखिए, नंबर्स की जब भी बात आती है तो वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे को पढ़ा करके उसको दैनिक जीवन के लिए तैयार करना, क्योंकि जीवन भर बच्चा नंबर के पीछे नहीं भागेगा। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसे दैनिक जीवन में जाना है, और अपनी शिक्षा का किस प्रकार से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समाज में अनुकूलन कर पाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि नंबर पाना। तो जहां पर भी अच्छे अंक, नंबर पाने की बात करें, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने का निर्देश देना। देखिए, यहां पर नकल करने के दौरान बच्चा कुछ भी गतिविधि नहीं कर रहा है, यानी कि खुद सक्रिय नहीं है। सक्रिय होने का मतलब यह होता है कि अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करना। यहां पर बच्चा केवल नकल कर रहा है, कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहा है चीजों को खोजने के संदर्भ में, अन्वेषण के माध्यम से। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची देना। देखिए, रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी विकल्प हमेशा निगेटिव होते हैं, क्योंकि आज हम लोग ज्ञान के प्राप्तकर्ता की नहीं बल्कि ज्ञान के निर्माणकर्ता की बात करते हैं। और जब हम लोग चीजों को रट रहे हैं तो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ना कि निर्माण कर रहे हैं। निर्माण तो तब होगा ना जब सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। रटते समय हम केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं। तो आज हम ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि ज्ञान के निर्माणकर्ता होने की बात करते हैं, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऐसी परिस्थितियां बनाए जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे का जो संज्ञान है, जो कुछ भी बच्चा सीख चुका है उसको किस प्रकार से वो अप्लाई कर पा रहा है या नहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान, इसी प्रकार से उसमें समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए। भ्रांति यानी कि मिसकॉन्सेप्शन की बात की जा रही है, यानी कि आपने कुछ, मान लीजिए न्यूटन का नियम पढ़ाया, तो न्यूटन के नियम को लेकर के बच्चे कुछ गलत अवधारणा या फिर मिसकॉन्सेप्शन अपने मन में बना लिए हैं, तो उन मिसकॉन्सेप्शन को एज ए टीचर आप किस प्रकार से निपटेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेज देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षक यानी कि रेमेडियल टीचर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले उनको क्या समस्या और किस पॉइंट में समस्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक पूरा चैप्टर हो गया, तो पूरे चैप्टर में हो सकता है बच्चे को समस्या ना हो, तो सबसे पहले हमें उसे पॉइंट को जानना होगा कि कहां पर बच्चे को समस्या आ रही है। उस पॉइंट को जानने के लिए, उस मिसकॉन्सेप्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होगा, यानी निदानात्मक परीक्षण करना होगा। उसके बाद से उसके प्रॉब्लम को जानते हुए उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए वहां पर टीचर को अलॉट करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली उसे टीचर के पास भेज देना। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंड हमेशा निगेटिव होता है, चाहे शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो। दंड कभी भी पॉजिटिव नहीं माना जा सकता, यह विकल्प को हमेशा निगेटिव कर देता है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
पहला विकल्प देखिए, उनकी भ्रांतियों को पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना कि आप एज ए टीचर उनके मिसकॉन्सेप्शन को जान तो रहे हैं लेकिन उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, तो बच्चा वही गलत धारणा अपने आगे की कक्षा में लेकर के जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा आगे भी। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी कि बच्चा जो अपने माइंड में मिसकॉन्सेप्शन बना रखा है, उस मिसकॉन्सेप्शन के प्रति जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा कि आप इसके बारे में बोलिए, तो निश्चित तौर पर वो उस मिसकॉन्सेप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए यानी सही तरीके से व्याख्या करने के लिए आपको कुछ उत्तर देगा या फिर कुछ प्रत्युत्तर दे रहा होगा, कुछ आपको जवाब दे रहा होगा। तो उसके बाद जब आप बच्चे के जवाब को सुनेंगे तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप बच्चे के मिसकॉन्सेप्शन को यानी भ्रांति को चुनौती दे सकते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है। देखिए शर्मिंदगी जो होता है वो निगेटिव इमोशंस है। शर्मिंदगी क्या है? इमोशन है यानी भाव है और निगेटिव है। तो जो भी निगेटिव इमोशन होता है वो बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा होता है। यानी कि ये क्या होगा? ये हानिकारक होगा। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है? हानिकारक है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, बहुविषयकता से कठोर की तरफ। तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि कठोर नहीं बल्कि आसान बनाने की बात की जा रही है शिक्षा में, इसको कठोर बनाने की बात कर रहा है, इस वजह से गलत हो गया। तीसरा देखिए, संरचनाओं की समझ से परीक्षा की लिए सीखना, यानी कि ये कहा जा रहा है कि केवल परीक्षा के लिए सीखने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है। अगर ऐसा रहता तो योगात्मक मूल्यांकन पर ज्यादा जोर देने की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को इग्नोर करके सतत मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की तरफ। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन को बोलते हैं और योगात्मक मूल्यांकन को निगेटिव मानता है, जबकि विकल्प इसका उल्टा दिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मानकीकरण से लचीलापन। मानकीकरण का मतलब क्या होगा? मानकीकरण का मतलब कि कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को एक ही स्टैंडर्ड विधि से पढ़ाए जाने की बात करता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए यह माना गया है कि समावेशी कक्षा में एक ही कक्षा में अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे बालक हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो जाहिर सी बात है करिकुलम जो होगा वो रिजिड ना होकर के, स्टैंडर्ड ना होकर के सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला हो। और ये कैसे होगा? ये जब हम उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे यानी लचीला बनाएंगे। तो मानकीकरण से लचीला यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम को किसके बजाय किसकी ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो देखिए पहले विकल्प की बात करें, अधिगम को प्रतियोगिता के बजाय अनुकृत। अनुकृत का मतलब क्या होता है? अनुकरण करने वाला। तो आज हम लोग अनुकरण करने की बात नहीं करते हैं, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान के निर्माण करने की बात करते हैं, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि अधिगम को अनुकृत यानी अनुकरण करने के बजाय प्रतियोगिता की ओर निर्देशित करें, तो प्रतियोगिता भी निगेटिव है। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में अलग अलग कमियों से जूझ रहे बालक हैं, तो जब एक बच्चे का दूसरे से कंपटीशन कराएंगे तो बच्चे में निगेटिव फीलिंग आ सकता है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है जाहिर सी बात है वो अच्छा नंबर पाएगा, और जो कमजोर बालक है उसके नंबर की जब हम लोग तुलना करेंगे, प्रतियोगिता कराएंगे कक्षा में, तो कहीं ना कहीं बच्चे में निगेटिव फीलिंग जनरेट होगा, जो कि उसको उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा होगा, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, समझने के बजाय रटने पर निर्देशित करें। तो रटना, याद करना, ये सभी हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा उत्तर नहीं होगा। देखिए एक ही विकल्प बचा, अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित करना चाहिए। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।